तो हेलो बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFTB बोलते हैं, CFTB बोलते हैं, ठीक है। तो ये CFT एक थ्योरी है, तो हमको इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कॉन्सिडरेशंस लेके चलते हैं। कोई भी थ्योरी हो आपके साइंस में, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, कहीं पे भी हो, हम कुछ कॉन्सिडरेशंस लेके चलते हैं, ठीक है। हम कुछ कॉन्सिडर्स कर लेते हैं। अब देखिए, पहली बात हमने क्या कॉन्सिडर किया। नंबर 1, पहला बात जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया कि मेटल और लिगैंड जिन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, वो दो एक पॉइंट चार्जेस है। क्या है? मेटल्स एंड लिगैंड्स आर पॉइंट चार्जेस। मतलब क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि लिगैंड के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा जो वो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल पे डोनेट कर देगा। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा और वहाँ पे डोनेट करेगा, तो मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तरीके से वर्क कर रहा है, तो मेटल इधर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ज़्यादातर टाइम मेटल पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो मेटल को हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे और लिगैंड को हम एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रीट करेंगे। अब आप लोग थोड़ा बोलेंगे कि हर एक लिगैंड तो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। हर एक लिगैंड नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, किंतु उनके ऑक्सीडेशन नंबर +3 +2 वैसे रेट में रहते हैं। तो लिगैंड अगर नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल लिगैंड्स है, वैसे हम बोल सकते हैं कि जो होते हैं जैसे H2O या फिर हम बोल सकते हैं NH3, ये वाले लिगैंड, इनको हम कैसे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर ले? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम एक चीज़ आप देखिए, ये पॉइंट चार्जेस तो नहीं है, मैं मान लिया ये पॉइंट चार्जेस तो नहीं है, पर ये पोलर तो है। पकड़ लीजिए, हम NH3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, इधर भी एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो जनरेट हो रहा है। तो हम ये जो न्यूट्रल लिगैंड्स है, जिनके पास वैसे पॉजिटिव चार्ज, वैसे नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ठीक है, वैसे नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, पर एक डाईपोल है। क्या है? इधर एक डाईपोल है, फिर डाईपोल है, ठीक है। तो ये डाईपोल ये पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है। ये हो गया हमारा पहला कंसिडरेशन या फिर पहला पोस्टुलेट, ठीक है। अब थोड़ा नोट कर लीजिए, हर वक्त अब जब भी पढ़ रहे हैं एक पेन और एक नोटबुक साथ में रख के बैठिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप JEE मेंस में 1 या 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट या फिर नेक्स्ट कंसिडरेशन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कंसिडरेशन ऐसा होगा कि हम बोलेंगे कि मेटल्स आर stationary and ligands approach towards it। मेटल्स स्टेबल होते हैं और स्टेशनरी होते हैं। स्टेबल नहीं होते, स्टेबल बोलना ठीक नहीं होगा, स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक ही जगह खड़े होते हैं, और लिगैंड उनके तरह अप्रोच करता है। जैसे आप पकड़ लीजिए, आप कोई शुगर क्यूब कहीं पे रख दे और चींटियाँ उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, वैसा
वो जो शुगर क्यूब हो गया वो एक मेटल है, और बाकी जो चींटियाँ एंड्स जो उनके उस क्यूब की तरफ जा रहा है, शुगर क्यूब की तरफ जा रहा है, वो सब क्या हो गए, लिगेंड हो गए। वैसा इधर हो जाता है। तो मेटल स्टेशनरी होता है और लिगेंड्स अप्रोच करता है मेटल को, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा एक पॉइंट होता है कि देयर आर आयन इंटरैक्शन, ठीक है। तो देयर आर आयन इंटरैक्शन, देयर आर आयन इंटरैक्शन होगा। मैंने देखा कि मेटल पॉजिटिव चार्ज होगा, लिगेंड नेगेटिव चार्ज होगा, तो आयन इंटरैक्शन हो रहा है। तो अब ठीक है, ये तो मैंने समझ लिया कि हमको क्या क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके सिलेबस में एक होता है कि क्रिस्टल फिल थ्योरी से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्रिस्टल फिल थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करें, ये चीज़ हमको सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको मज़ा भी आएगा सीखने में, ठीक है। तो हम सीखते हैं, ठीक है। कैसे सीखेंगे? देखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ octahedral complex। फॉर्मेशन ऑफ octahedral complex। पहले तो octahedral complex कैसा होता है ये तो दिमाग में आना चाहिए, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं। कैसा होता है? ऐसा होता है कि एक सेंट्रल एटम होता है, मैं जस्ट नॉर्मल दिखा रहा हूँ। सेंट्रल एटम होता है ए, पकड़ लीजिए, और 4 ऐसे और ऊपर एक नीचे 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो एक ही प्लेन में रहते हैं, और एक 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। अब इसको हम कैसे सोचें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए? तो मैंने क्या बोला था एक पॉइंट कि मेटल स्टेशनरी होगा और लिगेंड्स अप्रोच करेगा। मेटल स्टेशनरी होगा और लिगेंड्स अप्रोच करेगा। तो देखिए आप कैसे हम करेंगे। हम पहले एक सुंदर सा क्यूब इमेजिन करेंगे। क्यूब कैसा होता है? क्यूब ऐसा होता है क्यूब, ठीक है, ऐसा होता है क्यूब। हम ड्रॉ करेंगे, क्यूब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में जो थ्योरी वाले पार्ट है, ठीक है, वो ऐसे ही इमेजिनेशन से निकालते हैं। इमेजिनेशन केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले तो हम एक क्यूब कंसिडर कर लेंगे और उसके बीच में, एकदम बीच में मेटल आयन को रख देंगे। और अब सबको पता होगा, अब बहुत एकदम जब से छोटे हैं वह तब से पढ़ रहे हैं कि एक क्यूब में कितने सारे फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ऊपर रो एक, नीचे एक और 4 दीवार। आपके रूम का भी एक शेप क्यूब का ही है। तो फिर 4 और ऊपर एक, नीचे एक, 2 मतलब 6, 4 + 2 6। तो अब देखिए ऊपर से एक लिगेंड आएगा, एक नीचे से लिगेंड आएगा, एक सामने से लिगेंड आएगा, एक पीछे से भी लिगेंड आएगा, एक इस साइड से लिगेंड आएगा और इस साइड से भी एक लिगेंड आएगा। तो फिर कितने लिगेंड आए? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिगेंड हर एक फेस। अगर पकड़ लीजिए आपके पास कोई एक किताब हो, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। पकड़ लीजिए मेरे पास एक किताब है, ये वाला किताब, ये क्यूब ही है, ये क्यूब ही है, ठीक है। और इसके बीच में, एकदम बीच में पकड़ लीजिए, ये किताब के अंदर, एकदम अंदर बीच में मेटल आयन प्रेजेंट है। तो एक इधर से आएगा एकदम परपेंडिकुलर वैसा, ठीक है, एक ऐसा आएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा, एक नीचे से ऐसे जाएगा, एक पीछे से ऐसे आएगा और एक इधर से भी जाएगा। तो 6 फेसेस से मेटल को लिगेंड अप्रोच करेंगे। फिर बनेगा
एक सुंदर सा कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ठीक है, तो हमें कुछ पॉइंट लिखना है इधर, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को। नंबर 1 पॉइंट, मेटल आयंस प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको पता नहीं होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। आप अगर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पकड़ लीजिए ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है और क्यूब के हर एक कोने पे 8 कोना होगा, ऊपर 4 नीचे 4, 8 कोने पे अगर हम ऐसे सर्कल्स मतलब एटम्स रख दें और एटम्स के एकदम बीच में एक थोड़ा सा जगह होगा, इधर थोड़ा सा एक जगह होगा, थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट तो हो गया मेटल आयन प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो एकदम बीच में है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? 6 ligands approach towards the metal from 6 different faces। ठीक है, for 6 different faces। नंबर 3rd पॉइंट, ठीक है, नंबर 3rd पॉइंट, ligand will interact, इसको हम रब कर देते हैं, ligand will interact the metal ion, ligand will interact the metal ion through through axial orbitals more। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और हम सबको पता है सिग्मा बॉन्ड 2 एक्सियल में बहुत ज़्यादा होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में बॉन्ड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्योंकि 2 एटम के बीच का एकदम मेन बॉन्ड है, ठीक है, तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बराबर होगा, एकदम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बराबर होगा। ठीक है, तो आप पकड़ लीजिए, अब हम जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो तो डी ऑर्बिटल से ही बनते हैं, अब आपको पता ही होगा कि डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5। 5 का नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। उनमें से ये दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं? ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये तीनों नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसका शेप भी आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डी एक्स जेड स्क्वायर का शेप कैसा होगा कि ये होगा, और ये इधर एक रिंग होगा। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, ये डी जेड स्क्वायर का भी है। तो ये सब, और इधर ये एक्स वाई एक्स जेड, ये कैसा होता है? ये 2 एक्सिस के बीच का जो प्लेन है वहाँ पे मिलता है ये सब ऑर्बिटल। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होता है क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर बैठता है और ये एक्सिस के बाहर बैठता है, तो ये नॉन एक्सियल होते हैं। तो कोई भी बॉन्ड एक्सिस से अगर रिलेट होके हो, एक्सिस में हो, 2 एक्सिस में अगर कोई ऑर्बिटल हो और वो बॉन्ड बना रहे हो तो वो बॉन्ड अच्छा बनता है। तो वही, क्योंकि इधर एक थोड़ा
होता है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आता है, बॉन्ड अच्छा बनता है, वैसा कुछ होता है, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जे स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बॉन्डिंग करने के लिए। तो ये दोनों ज़्यादा प्रेफर्ड होंगे इन तीनों से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के लिए, लिगेंड के लिए, ठीक है, ओके। अब थोड़ा हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ठीक है, ओके। अब पकड़ लीजिए, आपको हम कह रहे हैं कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन पकड़ लीजिए। आपको एक थोड़ा हम बोलते हैं कि मेटल है, मेटल का आयन भी ऐसा है और लिगेंड भी है, लिगेंड नेगेटिव है, अच्छी बात है। अब पकड़ लीजिए मेटल पॉजिटिव तो है, मैं मानता हूँ, पर मेटल का कुछ अपना इलेक्ट्रॉन तो होगा, एकदम ही बिना इलेक्ट्रॉन के मेटल आयन कैसे होगा, थोड़ा बहुत खुद के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेटल के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगा, ये है मेटल्स ओन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और लिगेंड के पास भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये हो गया लिगेंड्स ओन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन तो बिल्कुल है, वहीं पे जाके तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन भी रहा है। पर एक चीज़ आप देखिए, इधर एक रिपल्शन भी है, अगर रिपल्शन है तो प्रॉब्लम है भाई साहब। एट्रैक्शन हर वक्त ज़्यादा होना पड़ेगा रिपल्शन से, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बात भी दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट्रैक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा रिपल्शन से, तभी जाके कोई लिगेंड एक मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये कैसे बनता है। अब हम एक चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है स्प्लिटिंग, ठीक है, डी ऑर्बिटल का स्प्लिट होना, ये कैसा होता है, ठीक है, हम सीखेंगे। रेडी है आप? चलिए आपके लिए हम क्या करते हैं, एक डी ऑर्बिटल जैसे नॉर्मल होता है 5 ऑर्बिटल से डी सबशेल बनता है, तो 1 2 3 4 5 है। तो ये डी है ग्राउंड स्टेट में, एकदम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में। अब आप इमेजिन कीजिए कि डी ऑर्बिटल खड़ा हुआ है एक जगह पे, मेटल का है, मेटल तो खड़ा होगा, खड़ा हूँ मैं आज भी यहाँ, ठीक है, वैसा। और दूर से बहुत सारे लिगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत दूर से बहुत सारे लिगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं। तब क्या होगा, तब आप देखिए ये पांचों डी ऑर्बिटल अलग अलग तो नहीं दिख सकते कि कौन सा एक्सियल है भाई साहब, कौन सा नॉन एक्सियल है, ये तो हम नहीं देख सकते, बहुत दूर से आ रहे हैं ना, तो नहीं देख सकते। लिगेंड तो ये नहीं देख सकता ना कि कौन सा एक्सियल है कौन सा नॉन एक्सियल है, कि एक्सियल को ज़्यादा प्रेफर्ड होगा, ये तो मैंने बताया था, तो कोई एक्सियल को ज़्यादा जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। दूर से आ रहा है तो सब सिमिलर देख रहेंगे। तो जब दूर से आ रहे हैं तो सभी डी ऑर्बिटल को सेम एक्साइटेड करता है, सेम लेवल पे एक्साइट करता है। तो सभी डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 डी सभी एक एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और ये वाला एक्साइटेशन जो होता है, इसको हम बोलते हैं फार फील्ड एक्साइटेशन, फार फील्ड एक्साइटेशन। अब क्या होता है, अब इधर तो लिगेंड पास आ गए, अब इधर है हम, ठीक है, अब लिगेंड सब पास आ गए, तो अब हमको दिख रहा है कि कौन सा एक्सियल है और कौन सा नॉन एक्सियल्स है, ठीक है, कौन सा एक्सियल है और कौन सा नॉन एक्सियल, ये हमको एकदम क्लियर दिख रहा है। तो हम किसको ज़्यादा अप्रोच करेंगे, एक्सियल्स को, क्योंकि एक्सियल्स में बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इधर से दो जो एक्सियल्स होगा उनको ज़्यादा एक्साइट करेंगे इस पॉइंट से,
उन दोनों को हम ज़्यादा एक्साइट कर देंगे, और जो 3 नॉन एक्सियल्स है उनको हम थोड़ा डी एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। ठीक है, तो इधर किन को लिए हम डी एक्स स्क्वायर बाय एस वाई स्क्वायर को लिए और डी जेड स्क्वायर को लिए, और नॉन एक्सियल में किन को लिए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को ले लिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल को जो स्प्लिटिंग होता है, डी ऑर्बिटल को जो हम स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल को जो हम स्प्लिटिंग करते हैं वो यही होता है। तो इधर हमको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, फिर और एक बात हम बोलने से भूल गए कि इधर से जो एक्साइटेशन हुआ इसको हम बोलते हैं फार, नहीं, इसको हम बोलते हैं नियर फील्ड एक्साइटेशन, नियर फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इधर हम ऐसे ऐसे पॉइंट से थोड़ा कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, बेरी सेंटर, BERRY, बेरी BARRY, बेरी सेंटर, CENTER, बेरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों का बीच में ये जो आफ्टर नियर फील्ड एक्साइटेशन, ये जो एक्सियल और नॉन एक्सियल के बीच का जो गैप है, जो गैप है, ये एनर्जी गैप को हम लिखते हैं डेल्टा ओ से, डेल्टा ओ से। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा ओ का मतलब होता है स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, इसी होता है, यही होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब हमको ये भी तो चाहिए कि बेरी, जब अब अगर आपको हम बोले कि बेरी सेंटर से ये जो एक्सियल्स है जिनको हम ज़्यादा एक्साइट किए क्योंकि इधर बॉन्ड अच्छा होगा, तो इधर अप्रोच भी ज़्यादा होगा। अब देखिए क्या होता है कि लिगेंड्स अगर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सियल की तरफ जाएगा, तो एक्सियल का ऑर्बिटल ज़्यादा एक्साइट होगा, तभी ये एक्साइट हो रहा है। इधर नहीं जा रहा है तो ये डी एक्साइट हो गया थोड़ा बहुत। अब बेरी सेंटर से एक्सियल तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो होता है ये वाला डिस्टेंस, मतलब इधर से बेरी सेंटर तक ये कितना होगा, ये होता है +3/4 डेल ओ, और ये जो नीचे का होता है ये होता है -4 नहीं सॉरी 3/5 होगा, -2/5 डेल ओ। ठीक है, इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, +0.6 डेल ओ होता है, और ये होता है -0.4 डेल ओ। आपको एक कन्वर्शन याद रखना पड़ेगा कि 1 डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो फिर इधर हम अगर DQ में कन्वर्ट करें तो -4 DQ होगा, और इधर +6 DQ भी आ जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर से हमको एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है एग्ज़ाम में। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFAC, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिए ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EG, और हम जो नॉन एक्सियल्स है इनको हम बोलते हैं T2G, इनको हम बोलते हैं T2G। ठीक है, अब देखिए क्या होता है EG और T2G। हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मतलब T2G में, इन 3 ऑर्बिटल्स में कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू -2/5 डेलो, -2/5 डेलो, ये एक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इनटू +3/5 डेलो, प्लस
पेयरिंग एनर्जी P, पेयरिंग एनर्जी P, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी P। अब देखिए ये पेयरिंग एनर्जी होता क्या है, पेयरिंग एनर्जी होता क्या है, आपको एग्जाम्पल जब देके हम दिखाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से पता चलेगा, पर थोड़ा बहुत आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए पेयरिंग एनर्जी के लिए भी। पेयरिंग एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन आफ्टर splitting minus number of pair electron before splitting, before splitting, ये होता है पेयर एनर्जी। हम जब एग्जाम्पल देके आपको दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो अब ले लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल भी आना है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। हम ये थोड़ा रब कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम रब कर देंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। ये पकड़ लीजिए, आपके पास D6 इलेक्ट्रॉन्स है, D6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आपके पास D6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और आपके पास हाई स्पिन है, आपके पास हाई स्पिन D6 हाई स्पिन में, ठीक है, D6 है और हाई स्पिन में है, हाई स्पिन में भी है, ठीक है, हाई स्पिन में। तो हम हाई स्पिन में हमको क्या पता चलता है कि पेयरिंग तो नहीं होगा, पेयरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, हाई स्पिन में पेयरिंग नहीं होता, ठीक है। अब क्या करें, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, D ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल लिख दिए, और 1 2 3 4 5, ऊपर 2 नीचे 3, ऐसे याद रखना है, ठीक है। पहले तो D6 नॉर्मल लिखो, 1 2 3 4 5 और इधर 6, पहले D6 नॉर्मल लिखो। अब हाई स्पिन है, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब बहुत नॉर्मल है, देखिए कैसे फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग नहीं होगा, हाई स्पिन है, देखिए 1 2 3, ऊपर चले जाएंगे 4 5, फिर नीचे आएंगे 6, ऐसे फिल करना है। पहले खुद नीचे का फिल करो, फिर ऊपर का फिल करो, फिर नीचे का फिल करो। अगर आपके पास हाई स्पिन है, फिर अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका अगर CFA से निकालने के लिए कहा जाए आपको कि भाई साहब इनका CFA से निकाल दो, आप क्या करेंगे, अब बेरी सेंटर थोड़ा ड्रॉ कर ले। इधर ऊपर आपको पता है कि +3/5 डेलो है, और नीचे कितना होगा, -2/5 डेलो है, ठीक है। और इधर हम बोल सकते हैं +0.6 डेलो है, और हम बोल सकते हैं -0.4 डेलो है। तो हम निकाल लेते हैं, CFA से निकाल लेते हैं, CFSE निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये तो है T2G और ये है EG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 1 2 3 4, मतलब 4 × 0 -0.4 डेलो, -0.4 डेलो, ठीक है।